तो ध्यान में रखिएगा हमारी जो शुरुआती क्लासें हैं खासी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव होंगे। उसकी वजह यह है कि हम केमिस्ट्री की ABC सीखेंगे कि भाई जो हम पढ़ने वाले हैं इसका ओरिजिन क्या है, ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हम तो उर्दू पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, इतना ही काफ़ी है, खा पी लेते हैं, इतना ही काफ़ी है जनाब, है ना। तो फिर ये केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत कहाँ से पेश आ गई, वो भी 9th क्लास में अलग से एक सब्जेक्ट रख दिया जिसके इतने सारे मार्क्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस वजूहात का जवाब देने के लिए हम अपनी कुछ जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन कोर्स। यानी जिस बच्चे को केमिस्ट्री की इस फाउंडेशन के बारे में पता होगा उसे केमिस्ट्री समझना बनिस्बत और बच्चों के काफ़ी ईजियर होगा, आसान होगा। तो समझ सकता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री के अपने वर्ड्स हैं, केमिस्ट्री के अपने सिम्बल्स हैं, तो ये सब सीखने होंगे ताकि जब हमारे सामने कोई H2O, वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि H2O किसका फॉर्मूला है, किसकी सिंबलाइजेशन है, वाटर की, ऐसा ही है ना। तो साइंस की टर्मिनोलॉजी कह लें, आप इसे साइंस की सिंबलाइजेशन कह लें कि बार बार वाटर कौन लिखे, WATER वाटर, क्यों ना ऐसे सिंबलाइज कर दिया जाए H2O की फॉर्म में, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इन्हीं सब टर्मिनोलॉजीज का मिक्सचर जो हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे इन्हें हम कहेंगे फाउंडेशन क्लास। तो आइए हम चलते हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ, अपनी पहली फाउंडेशन क्लास की तरफ। दोबारा फिर मैं वही बात कहूंगा, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, तो फोकस स्क्रीन पर रखिएगा और गौर से देखिएगा क्या बात कही जा रही है। तो जनाब कल की तरह आज भी हमें स्क्रीन नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर में हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। आज है लेक्चर नंबर 2, 16 जून 2020 और हम बात कर रहे हैं 9th लामा की, जो कि आपकी क्लास का नाम है और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री, अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा दिन है आज। सबसे पहले जो कल हमने रिव्यू पढ़ा था उसका एक रिव्यू है, बहुत क्विक रिव्यू, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कल हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, ये बात बता दूं मैं आपको। यानी हमने जो पेपर पैटर्न सीखना था, कोर्स आउटलाइन समझनी थी, वो हम कर चुके थे। तो कल के लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन 9th केमिस्ट्री की समझी थी और डिवीजन समझा था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये समझा था कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल चैप्टर्स कितने, हमने कहा था 18 है, पढ़ने फिलहाल 10 है। इसके साथ साथ रिसेंट 2019 का 9th केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम हमने देखी थी, और जो एक्सपेक्टेड 9th केमिस्ट्री का पैटर्न हमने देखा था कि भाई वो लिखा हुआ था 75 मार्क्स, जिसमें 60 मार्क्स थ्योरी के थे, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे। ये सब डिस्कस किया था। ये था कल का क्विक रिव्यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। फोकस हो जाए ना, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमने कवर अप करना है। आज के लेसन प्लान में हम पढ़ेंगे साइंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म साइंस। फिर मैटर क्या है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मैटर। ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। अच्छा, आप लोग साथ में ना अपने कॉपी और एक पेन लेके बैठा करें। मैं आपको 2 से 3 मिनट का स्क्रीन लॉक करके वक्त दूंगा, जिसमें कोई काम की डेफिनेशन आपने नोट डाउन करनी हो तो एट अ टाइम आप नोट डाउन कर लें। और ध्यान में रखें, लेक्चर को क्विकली नोट करने की आदत बनाएं, जिसमें कुछ काम की बातें आप लिख लें। ऑल्दो रिकॉर्डेड है, अपलोड हो जाता है बाद में, लेकिन क्योंकि आपने ये अपलोड होने में मेरे ख्याल से हफ्ता, 2 दिन या 3 दिन, या जब डेटाबेस की जरूरत होती है जब अपलोड करते हैं। लेकिन ये कि अगर आपने तेजी से रिवाइज करना है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। कल मैंने एक मैसेज पढ़ा था, बच्चे ने लिखा था कि सर घर के लिए कोई काम नहीं है। तो भाई अभी होमवर्क नहीं दे सकते, अभी तो पढ़ाने स्टार्ट हुए हैं, पहले पूरी मटेरियल तो जमा कर लें, फिर घर में बैठ के याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सबको बात समझ में आ रही होगी मेरी, सही है। तो काम की बातें नोट जरूर कर लिया करें। आज हमें वैसे साइंस पढ़ना है, जब इसकी डेफिनेशन आएगी तो मैं रुकूंगा 1 से 2 मिनट, आप लिख सकते हैं वो डेफिनेशन। और मैटर पढ़ना है, मैटर क्या है। इसके साथ साथ टाइप्स या स्टेट ऑफ मैटर, कि भैया ये मैटर जो है आपके पास ये कितने किस्म का होता है और ये क्या है। बहुत से बच्चों को पता होगा, वेल एंड गुड। क्योंकि मैं बार बार अनम्यूट करके अभी सवालात का सिलसिला शुरू नहीं करूंगा, इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं बाकायदा अनम्यूट करके माइक जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा।
तो उसमें आपको जो अच्छा जवाब आता है वो दे दीजिएगा बेटा, उसके बाद फिर मैं अपना जवाब दूंगा। ये सीखने सिखाने का मामला होगा, हम सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज की मेन बात पर फोकस रखिएगा कि साइंस क्या है, मैटर क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या है। तो इसका मतलब आज के हमारे सिर्फ 3 ही टारगेट्स हैं, और अगर इन 3 टारगेट्स को अगले 30-25 मिनट में माइंड अप करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे ही जनाब, आइए चले जनाब साइंस और केमिस्ट्री की बातें करते हैं थोड़ी। देखिए ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये पता होना जरूरी है कि साइंस क्या है। हमने 6, 7, 8 में जनरल साइंस का नाम सुना होगा, हमने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बातें सुनी होंगी, लेकिन हमें ये भी पता होना जरूरी है जो हम साइंस पढ़ रहे हैं ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस नजर आएंगी, मैं आपको कुछ 30 सेकंड दूंगा, आपने सोचना है कि भाई साइंस क्या है। हो सकता है बहुत से बच्चों को इसकी डेफिनेशन पता हो, देखते हैं क्या है साइंस। कुछ 30 सेकंड सोचें इन इमेजेस को देख के, भाई क्या लग रही है साइंस। एक तरफ यूसेन बोल्ट और चीता है जिनकी रफ्तार है, एक तरफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बने हुए हैं, एक तरफ सोलर सिस्टम बना हुआ है भैया, लाइट है, विंड टर्बाइंस है, एक तरफ माइंडसेट दिखाया है ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का, एक तरफ प्लेनेट अर्थ बना हुआ है आपके पास, और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट है जो कि बंजर है और खुशगवार है। तो जरा सोचें आपको क्या लगता है साइंस क्या है। सॉरी, मैं एक और काम करने वाला था असल में, अनम्यूट करना है वो बच्चों, और बच्चे दिखाएंगे चलेंगे ना। अब मैं कुछ बातें करता हूँ, यकीनन मैं सबसे तो अभी सवाल नहीं कर सकता, तो आप सबने अपने जहन में कुछ डेफिनेशंस बनाई होंगी। किसी ने कहा होगा साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ऐसा ही है तो आप इसे चेक बुक में टिक कर सकते हैं भैया अपने, सही है। इसी तरह किसी बच्चे ने कहा होगा कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ, साइंस इज द स्टडी ऑफ our universe, science is everything around us, science is the study of information and technology, और साइंस इज द स्टडी ऑफ यूसेन बोल्ट एंड चीता। मतलब ये इससे साउंड नहीं करता जनरली, लेकिन ये कि कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आपने सोचा हो कि भाई साइंस ये है। आइए अब साइंस की कुछ सिस्टमेटिक डेफिनेशन को देखते हैं। ध्यान में रखिएगा, रैंडम डेफिनेशंस तो बहुत होती हैं, सिस्टमेटिक डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी जो बकायदा किताबों में लिखी जाती हैं या डिक्शनरी में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं, बच्चे आ जा रहे हैं। तो जनाब बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है। अब ये नोट डाउन करने वाली चीज है, आप क्विकली नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज, इल्म, जानना। शायद आपको लिखा हुआ नजर आए। तो साइंस एक लातीनी जबान साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म या जानना। इसी के साथ साथ ये इसकी बहुत हैवी डेफिनेशन है, इसमें मैं कुछ काम की बातें आपसे कहूंगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? नजर ऐसे सही से पहन लेता हूँ, चले ना। अब हम बात करने वाले हैं साइंस की बहुत ही हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन की, आप लिख भी सकते हैं। द इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, अकलमंद जिसे आप कहते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यानी जो खुद से की जाए। इनकम्पासिंग द सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं कि जामे तरीके से किसी चीज को फॉलो अप करना एक सिस्टम के थ्रू। तो कह रहे हैं भाई जब दानिश्वर लोग या दानिश्वर तरीके से कोई फर्द
अमल करते हुए इन सब चीजों को जमा करता है, यानी कंबाइन करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, बनावट और खुसूसियात आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ अवर फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, जाहिरी और हकीकी दुनिया की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा मोबाइल फोन पसंद आ गया और मैं अपने मोबाइल फोन को उठा के देख रहा हूँ, भाई वाह इसकी स्क्रीन भी है, इसके पीछे कवर अप भी है, इसमें कैमरा भी है, तो मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ। फिर मैं इसके बटन प्रेस करके या टच स्क्रीन पे जो भी टैब्स आएंगे उन्हें क्लिक करके देखूंगा, भाई ये क्या हो रहा है। जैसा कि अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ आपके सामने अपनी स्क्रीन, उसका मतलब कि हम जो है वो दानिश्वर तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच जमा करके इन सबको कंबाइन करके बनावट और खुसूसियात पढ़ रहे हैं, किसकी, जाहिरी और हकीकी दुनिया की। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आप कोई नई चीज आपके सामने आती है तो पहले आप गौर फिक्र करते हैं ना ये है क्या, थोड़ा डर भी लगता है उसे हाथ लगाते हुए। जिंदगी में पहली बार जब कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन आपके सामने आया होगा, या तो आप बहुत खुश होंगे, या आपको उस रात नींद नहीं आई होगी, या आप अभी भी ख्वाब देखते होंगे मेरे पास मेरा अपना पर्सनल स्मार्टफोन आ जाए, मेरा अपना लैपटॉप आ जाए। तो ये कंडीशंस हैं। तो आप या तो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जब एक दफा ऑब्जर्व कर लेंगे, उस पर गौर फिक्र कर लेंगे, उसके बाद उससे खेल कूद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फेज पे आएंगे। तो इसका मतलब इस जाहिरी और हकीकी दुनिया में जो कुछ पाया जा रहा है उसके बारे में गौर फिक्र करना, ऑब्जर्वेशन करना और एक्सपेरिमेंट करना, इस चीज का नाम है जानना, नॉलेज, साइंस। उसका मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है साइंस। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस कर रहे होते हैं भाई। आप अगर कोई खाना बना रहे हैं, सपोज मैंने जिंदगी में पहली बार मैगी नूडल्स बनाए, तो मैंने उससे या तो वालदा से पूछा अपनी, या उसके पीछे लिखी हुई रेसिपी देखी कि जनाब ये 2 मिनट्स में कैसे बनते हैं, पानी बॉईल करो, पानी कितना रखूंगा, इन्हें डिप कर दूंगा, उसके बाद जो उसमें पाउडर दिया गया वो पुट करूंगा, और उसके बाद क्या होगा, ये सारी बातें। ये बात आपको समझ आ रही। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जाहिरी दुनिया में, हकीकी दुनिया में जो कुछ आप गौर फिक्र करते हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस चीज का नाम है साइंस, जानना, इल्म। तो हर शय, आप कह सकते हैं हर चीज में साइंस है, हर शय में साइंस। ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। मेरे ख्याल से अब तक तो आप सबने डेफिनेशन भी देख ली होगी। ये थी साइंस की एक्चुअल डेफिनेशन, जो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन कहलाती है, इसे कहते हैं किताबी डेफिनेशन। इससे हटके साइंस और क्या है, ये देखते हैं। सम अदर डेफिनेशंस या सम अदर सेंटेंसेस जो कि अभी हमने इमेजेस से देखे थे। इसका मतलब सर अभी जो आपने इमेजेस दिखाई थी वो क्या सब गलत था? क्या साइंस स्टडी ऑफ यूनिवर्स नहीं है? क्या साइंस स्टडी ऑफ नेचर नहीं है? क्या साइंस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है? क्या साइंस स्टडी ऑफ एवरीथिंग नहीं है विच इज प्रेजेंट अराउंड अस? आपने इतनी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन बता दी। बेटा ध्यान में रखिएगा, ये मुश्किल अल्फाज हैं जो कि किताब में लिखे जाते हैं। इनका आसान तर्जुमानी आपके सामने है जो कि आपने पीछे इमेजेस देखी थी। इसका मतलब वो सब साइंस को ही डिफाइन कर रही थी, और ये डेफिनेशन भी साइंस को डिफाइन कर रही है। बस इसको तोड़ दें तो आपके सामने ये आ जाएगा, इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और एवरीथिंग अराउंड अस, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप जरा इसे टैली करें, लिख लें चाहे तेजी से सब। जी जनाब, तो मेरे ख्याल से आप सब लिख चुके होंगे, कुछ बच्चे लिखते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान में रखिएगा जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये आपने याद रखनी है। बाकी सब तो लेमैन डेफिनेशन है, आप कह सकते हैं नॉर्मल अल्फाज है।
तो उनके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि द सिस्टमैटिक अप्रोच और द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। उसका मतलब अब तक हम अपनी जिंदगी में साइंस ही तो करते आ रहे थे। लोग खामा बोलते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट, हर चीज तो साइंस है। जिस चीज के बारे में भी आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, सब साइंस है। इसका मतलब इस कायनात में हर शय साइंस से रिलेटेड है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। चलिए जनाब, लास्ट डेफिनेशन पे मैं जरा पॉज लूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर और एनर्जी। जरा मैं कलर भी चेंज कर दूं अपने मार्कर का ताकि आपको नजर आए। ये लिखा है मैटर और ये लिखा है एनर्जी, खासतौर पे बोल्ड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई बात छुपी है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो आज के कोर्स कंटेंट के एजेंडा में हमारे पास साइंस की डेफिनेशन, मैटर और उसकी टाइप्स भी शामिल है। तो यकीनन एनर्जी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा ही है, उसका मतलब ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है चीजें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या होता है। हम साइंस को समझ चुके हैं। आज के बाद हर वो चीज जिस पे गौर फिक्र किया जाए, जिससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, इस पे प्रैक्टिकली कोई काम किया जाए, इस दुनिया में पाई जाए वो चीज, वो साइंस है। ध्यान में रखिएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, लेट मी चेक। खदीजा, बच्चे हैंड रेज करके गायब हो जाते हैं। चलें, मेरे को-होस्ट अगर देख रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर दें बच्चों का। यहाँ बच्चे वेरिएट हो रहे हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं मैटर और एनर्जी की। ये बात क्लियर है सबको? आइए बात करते हैं कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? तो मैंने कल भी क्लास में पढ़ाते हुए ये बात कही थी। दोबारा आ रहा है हैंड रेस। वेयर इज खदीजा? जी जनाब, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मैटर। सर एक बच्ची जो है ना खदीजा, वो बार बार हैंड रेस कर रही है। उसे आपने हाँ, उसी तरह देख लीजिएगा, उनका माइक ना अनम्यूट कर दिया करें ताकि फिर मैं बात कर लूँ बच्चे से। तो एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, जिसे हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एंड हैज मास इज मैटर। हर वो शय, मैंने कल भी बताया था, जिसका कोई वजन हो और कोई जगह घेरे, वो क्या है जनाब? मैटर। ये बात याद रखिएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इसका मतलब मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। हर वो शय जिससे यूनिवर्स बना है, पूरी कायनात बनी है, सैयारे, सितारे, कहकशाएं, गैलेक्सीज, स्टार्स, ऑल हेवनली बॉडीज, ये सब के सब आपके पास क्या है? मैटर, इंक्लूडिंग अस, हम सब भी। बात समझ आ रही है? तो उसका मतलब हम भी मैटर हैं। हमारे घर में जो चीजें मौजूद हैं वो भी मैटर हैं, और हम जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमारे सराउंडिंग में पाई जा रही हैं, वो सब के सब क्या हैं? मैटर। मीटिंग रूम में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये बात क्लियर हो गई सबको? तो हम साइंस से अब मैटर की तरफ आ गए। क्यों लोग साइंस को ना रैंडमली डिफाइन करते हैं? इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। भाई मैटर पूरी दुनिया में पाया जा रहा है, पूरी कायनात में पाया जा रहा है, हर चीज मैटर है। तो जिस 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 मैटर के बारे में भी आप जांच पड़ताल करेंगे, सोचेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो साइंस है। बात समझ में आ रही है कि शॉर्टली हम क्यों बोलते हैं साइंस इज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी? ये बात क्लियर हो रही है? उसका मतलब अब कुछ इमेजेस आएंगी। आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है जनाब? घर में बैठे बैठे पुकारे, क्या है ये? मैटर। क्या है जनाब? मैटर। आहिस्ता से पुकारे, जोर से पुकारेंगे, घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। बेटा सही है, जबरदस्त। कहानी आगे बढ़ा। ये मिस्टर बीन की कार नजर आ रही है, मैं सोच रहा था ये उन्हें भी ऐड कर दूं इसमें। ये क्या है जनाब? मैटर। क्यों? इसका भी वजन है और इसमें भी जगह घेरी हुई है। बात समझ आ रही है? क्लियर है जनाब?
इसे जानते हैं कोई? ये प्लेनेट अर्थ सन के साथ एक पत्थर पाया जा रहा है, आप बोले सर ये बलूचिस्तान में पाए जाते हैं इस तरह के पत्थर, तो ये प्लेनेट अर्थ से बाहर क्या कर रहा है? इसे क्या कहते हैं पता है किसी को? एस्ट्रॉइड कहते हैं इसे, एस्ट्रॉइड। ये आसमानी पत्थर होता है, ये भी मैटर है। बताया जा रहा है कि गैलेक्सीज में भी भाई हर चीज मैटर है। बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद ये कि आपको नजर आ रहा है सुनामी नुमा वेव और बहुत सारी बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये भी मैटर है, इसके गिर्द जो ग्रास है ये भी मैटर है, इसके गिर्द जो सैंड है ये भी मैटर है, और ये जो सुनामी की वेव आ रही है लिक्विड वाटर ये भी मैटर है। बात समझ आ रही है? हर चीज मैटर है, हर वो शय जिसका वजन हो और जगह घेरे वो क्या है? मैटर। एयर बलून्स देखेंगे, ये भी मैटर है जनाब। ये बलून नफ्स नफीस खुद, इसमें भरी हुई गैस, इसका ये होल्डर, ये सब का सब मैटर है। पीछे मौजूद क्लाउड्स ये सब मैटर है। बात समझ आ रही है? और आखिरी इमेज, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हुए धुएं या किसी सीमेंट इंडस्ट्री से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस निकल रही है, ये जो एयर मौजूद जो हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही लेकिन और दूसरी गैसेस दिखाई दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ये सब के सब क्या है जनाब? मैटर। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सप्लोर करने के लिए इमेजेस थी। इसका मतलब आज के बाद हम वर्ड साइंस से नहीं घबराएंगे, आज के बाद हम वर्ड मैटर से नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम खुद मैटर हैं। मेरे सामने जितने लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं वो सब मैटर हैं और मैं भी मैटर हूँ। तो इसका मतलब मैटर इज टीचिंग मैटर्स। बात समझ में आ रही है? जबरदस्त। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि टाइप्स और स्टेट्स ऑफ किस किस तरह के मैटर होते हैं, इनकी खूबियां क्या होती हैं, ये कितनी इकसाम के होते हैं। बहुत से बच्चों को पता भी होंगे, वेल एंड गुड, हम रिव्यू भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। अच्छा जनाब आइए देखते हैं। बच्चों गौर से देखना, अब तक आप लोगों ने हो सकता है 3 टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में सुना हो, मैं टिक भी कर देता हूं, जिसमें 4 नेचुरल स्टेट्स या टाइप्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस आपने सुना होगा। ऐसा ही है बच्चों? या अभी सुन लिया होगा सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस? ये थोड़ा यूनिक होगा आपके लिए। प्लाज्मा, अच्छा बहुत से बच्चे ना ये प्लाज्मा वो वाला प्लाज्मा समझेंगे जो आजकल कोविड-19 के लिए जो है वो चल रहा है, उसको यूज करने के लिए, लेकिन बेसिकली ये जरा अलग स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल। और ये बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी थी, ज़्यादा रिसेंट भी नहीं है लेकिन ज़्यादा पुरानी भी नहीं कह सकते। द 5th स्टेट मैन मेड है, जिसे कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ये आपके पास 5वीं स्टेट ऑफ मैटर। बहुत मजे की बात आपको बताऊं कि आप अपनी ऑल्दो स्कूल और हाई स्कूल लाइफ में सिर्फ ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी 2 स्टेट्स जो हैं वो रिसर्च बेस हैं, वो बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा हम इनका सिर्फ छोटा सा इंट्रो देंगे आपको। बाकी डेप्थ में आपके कोर्स आउटलाइन में या आने वाले आपके हाई स्कूल जिसे आप इंटरमीडिएट कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें आप ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अलबत्ता नाम पता होना चाहिए आपको, रिसर्च बेस्ड बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। जांचना, परतना, सोचना और फिक्र करना अब आपका काम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। आइए देखते हैं कि मजीद इनमें क्या वैरायटीज है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सॉलिड को। डिफाइन क्या कर रहे हैं? छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो इसकी चैप्टर नंबर 6 में प्रॉपर आएगी। अगर हम सॉलिड्स की बेसिक एक प्रॉपर्टी को देखें तो हम कहते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है? इनका मखसूस बनावट होती है और मखसूस जगह घेरते हैं। भाई ये क्या बात कर दी, मखसूस बनावट होती है? अच्छा अभी ना कुछ देर के लिए लिखना बंद कर दें, मैं ये स्लाइड आगे नहीं करूंगा, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपने सुना भी होगा, बहुत से बच्चों को शायद याद भी हुई है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन ये कैसे, इसे माने कैसे हम? और इसकी एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। भाई हम जब अपनी कॉम्पोजिशन में रहते हैं या हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, सपोज हमारे पास बाइक है, कल सुबह जब मैं उठूं तो वो बाइक क्या बिल्डिंग के साइज की हो जाएगी? या इसके बनाने वाले बोलेंगे भाई कि 1 साल तक ये अपने साइज में रहेगी और जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा ये पॉकेट बाइक बन जाएगी, जेब में आ जाएगी।
कि अपना साइज और शेप चेंज कर ली? नहीं, बाइक में मैक्सिमम 3 बंदे बैठ सकते हैं बहुत बुरी तरह, 4 बंदे भी वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन तमीज से वो 2 लोगों के चलाने की चीज है, ऐसे ही जनाब। लेकिन मैं कहूँ बाइक पे मैं पूरे 200 लोग बिठाऊंगा एक बड़ी कोस्टर या एयर बस की तरह, क्या बैठ सकते हैं लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक मखसूस बनावट है और वो एक मखसूस जगह घेरती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि बाइक आप अगले दिन सुबह उठें वो आपके घर के साइज की हो जाए। क्यों? उसने अपना वॉल्यूम चेंज कर लिया। तो इसका मतलब हर वो चीज सॉलिड है जो एक दफा अपनी मखसूस बनावट रखती है और एक पर्टिकुलर जगह घेरती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जनाब? इसका मतलब क्या कि हमारा घर भी सॉलिड की कंडीशन में आएगा, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर सेकंड के एतबार से हमारा घर जो है वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। सब तो बातें समझ में आ रही हैं? हर वो चीज मैटर सॉलिड है जिसकी मखसूस बनावट है, जो एक खास स्ट्रक्चर रखती है और एक खास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो चाय का कप होता है, टी कप जो होता है, कप, वो कप ऐसा तो नहीं है कि मेहमान आए तो आप उसमें बहुत सारी बिरयानी निकाल के रख दें भाई। क्यों? जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये कप है, लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं बहुत बड़ा देखता बन जाता है। ऐसा तो नहीं है ना जनाब? क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम और उसकी बनावट क्या रहती है? सेम। बातें समझ में आ रही हैं? इस तरह चीजों को समझना है। क्लियर है जनाब? आज के बाद से आपको मैटर की हर वो टाइप जो कि मखसूस बनावट यानी एक स्ट्रक्चर रखे और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ज्यादा जगह और कम जगह ना घेरे, जो उसकी जगह है उतनी ही जगह घेरे, वो क्या कहलाती है आपके पास? सॉलिड। क्या कहलाती है जनाब? सॉलिड। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। भाई बॉल, ये सॉलिड है, पता है हमें। चेयर, ये भी क्या है जनाब? सॉलिड। आपका स्कूल बैग, ये भी क्या होता है? सॉलिड। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस बैग में आप जो है वो किताबें रख के जा रहे हैं, स्कूल पहुंचने के बाद बैग से बुक्स निकाली और उसी को कंफर्टर बना के सो गए। क्यों भाई? बैग का साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा तो नहीं ना जनाब? ऐसे बैग पाए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर साइज की बात कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? क्लियर है जनाब? इसी तरह आपके एयरपॉड्स या आपके एयरफोन, भाई ये एक साइज के आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है आपके साइज के हो गए अब लगा लो कान में, सुन ही नहीं सकते। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो इसका मतलब हर वो चीज सॉलिड है जिसकी एक मखसूस स्ट्रक्चर और एक मखसूस वॉल्यूम। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब अगली स्टेट है लिक्विड। थोड़ा गौर से सुनिएगा। सॉलिड के अंदर शेप भी पर्टिकुलर था, डेफिनेट शेप था और डेफिनेट वॉल्यूम था, पर लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता। लिक्विड के अंदर आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, पर डेफिनेट शेप नहीं होता। ये क्या बात कर दी? इसकी बड़ी बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपके घर में जो गिलास ऑफ वाटर है, जो गिलास है आपके पास, जब उसमें वाटर पोर करते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो वाटर का शेप उस गिलास की तरह हो जाता है ना? ऐसा ही है, गिलास में पानी पीते हैं ना सब, ऐसा ही है ना जनाब? अब उस गिलास से मैं अगर पानी को कहीं फेंकूं तो क्या होगा? क्या वो पानी जो है वो गिलास के शेप का ही गिरेगा या गिरते के साथ ही फ्लोर पे फैल जाएगा? फ्लोर पे फैल जाएगा। इसका मतलब उस लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, उसकी कोई मखसूस बनावट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? तो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये बात समझ में आई कि जितने भी लिक्विड होते हैं इनका कोई अपना शेप नहीं होता, ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं वो वाला शेप एक्वायर कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है जनाब? लेकिन ये बात क्या हुई कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आइए समझाता हूँ। हमारे घर में जो गिलास होते हैं ना, अच्छा आप लोगों ने कभी सॉफ्ट ड्रिंक पीने की सादत हासिल की है? कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू पी होगी यकीनन सबने, ऐसा ही है ना? तो वो जंबो पैक भी आती है, 350 ml भी आती है, 250 ml भी आती है, 500 ml भी आती है। इसे कहते हैं वॉल्यूम। ऐसा ही है? तो आपके घर में जो गिलास होते हैं ना, गिलास, गिलास ऑफ वाटर जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ये कमोबेश अगर हम एवरेज साइज के लिए तो 250 ml होते हैं। यही वजह है कि 1000 ml के अंदर जो 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उससे 4 गिलास या 4.25 गिलास बन जाते हैं, यानी 250, 500 और 500 500 कितने हो जाएंगे? 1000। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब जो आपके घर में गिलास ऑफ वाटर होते हैं 250 ml का होता है, 250 ml। ये बात क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, मैं अगर घर में 250 ml पानी हाथ में लेके बैठा हूं और मेरे सामने मेरा कोई भाई बहन सिबलिंग बैठे हैं या घर वाले बैठे हैं और मैं उन्हें डराना चाहूँ कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं ये पानी जो है वो फेंक दूंगा और सब डूब जाएंगे, क्या वो 250 ml 2050 गैलन बन जाएगा? पूरा घर डूब जाएगा, सुनामी आ जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या कि वो 250 ml जो वॉल्यूम है वो अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम में ही रहेगा, वो घर के टैंक के वॉल्यूम के बराबर नहीं हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है?
यही वजह है कि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप कोई फर्द खाली गिलास लेके समंदर की जानिब दौड़े, कहाँ जा रहे हो भाई? पानी लेने जा रहा हूँ समंदर से। क्या पूरा का पूरा समंदर का पानी उस गिलास में आ जाएगा? नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम्स मौजूद है वॉल्यूम में भाई, वो 250 ml के गिलास में नहीं आ सकता। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है जनाब? तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उनका पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये बात क्लियर है? समझ आ गई बात? इसी से रिलेटेड कुछ शक्लें, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। वही बात जो मैंने कही थी वो मैंने इमेज के थ्रू समझानी थी आपको कि भाई मैं गिलास ऑफ वाटर भर रहा हूँ, इस गिलास ऑफ वाटर को क्या समंदर के बराबर, दरिया के बराबर कर सकता हूँ? नहीं, दोनों का वॉल्यूम क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? और शेप कोई सा भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ये वजह है कि रूह अफ़ज़ा भी दिखा दिया बेटा आपको कि पेट्रोल हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सब लिक्विड्स की कैटेगरी में आते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है जनाब? कहानी आगे बढ़ाएं। अब आप सब सोच रहे होंगे हमने सॉलिड डिस्कस कर लिया, हमने लिक्विड डिस्कस कर लिया, अगली बारी किसकी है जनाब? गैसेस की। आइए देखते हैं गैसेस की। Gases neither have definite volume nor definite shape. गैसेस की ना ही कोई मखसूस बनावट होती है, ना ही कोई मखसूस शेप होता है। बातें समझ में आ रही है? ये वजह है कि गैसेस को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है। बहुत सारी गैस के पार्टिकल्स को भी हाई प्रेशर से सिलेंडर में, जो सीएनजी आप यूज करते हैं, ये बड़ी काम की बात हो रही है, गौर से सुनिएगा। और ना ही ऐसा होता है कि आपने फूंक मारी, सामने वाले बंदे पे जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स लगे और उसने कहा भाई मुझे ऐसे नहीं करो, मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपने फूंक मारी और सामने वाला बंदा ब्लो उड़ता हुआ चला गया? भैया बहुत हाई प्रेशर से। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का कोई खास वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता। वरना अगर होता तो हर कोई बॉक्स बनाता और एक दूसरे के सर पे मार रहा होता। क्यों भाई? हवा मार दी सर पे, क्यों मार दी जनाब? उसका डेफिनेट शेप है। तो गैसेस का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इससे रिलेटेड आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको पता है मैंने स्कूबा डाइवर्स की तस्वीर क्यों लगाई है? आप बोलेंगे सर यहाँ तो गैस नजर ही नहीं आ रही है, 3 बंदे नजर आ रहे हैं और पानी नजर आ रहे हैं। बेटा इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। बात समझ में आ रही है? और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में भर दी गई है ताकि ये सांस ले सके। तो वैसे तो विजिबल नहीं है ऑक्सीजन गैस, लेकिन बबल्स की फॉर्म में देखिए आपको यहाँ नजर आएगी। ऐसा ही जनाब? ये ऑक्सीजन के बबल्स दिखाने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता। इसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता चलूँ आपको, इनके सिलेंडर्स में जो है वो ऑक्सीजन गैस भी होती है और हीलियम गैस भी होती है। हीलियम गैस का वजन सबसे हल्का होता है, ये आपको बाद में आगे चल के बताएंगे। वो हीलियम गैस क्यों होती है कि अगर कोई स्कूबा डाइवर पानी में बहुत गहरा चला जाए और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और वो डूबने लगे, तो वो अपने हीलियम गैस के सिलेंडर को रिलीज कर देता है। और हीलियम गैस सिलेंडर जैसे ही रिलीज होता है तो वो आपके स्कूबा डाइवर को अपवर्ड फेंकता है पानी से, ताकि वो आराम से ऊपर तैरता हुआ निकल जाए। वरना किसी ड्रोन होते हुए, किसी डूबते हुए आप कह सकते हैं स्कूबा डाइवर को नॉर्मल उसकी स्विमिंग नहीं बचा सकती। तो इस वजह से उनके सिलेंडर में हीलियम भी होती है। बात समझ में आ रही है? तो 2 गैसेस भरी जाती है ताकि वो फ्लोट कर सके ऊपर की जानिब, इसलिए हीलियम होती है। और ताकि वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल जारी और सारी रखें पानी में बगैर किसी मुश्किल के, उसके लिए ऑक्सीजन भरी जाती है। बात समझ में आ रही है? कहानी आगे बढ़ा। ये वाली गैस तो सबको पता होगी नॉर्मली भर दी जाती है, सब बर्स्ट होता हुआ भी दिखा दिया। खैर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है कार्बन के टायर जलने की वजह से। सही है जनाब? और ये हवा भरा हुआ बलून था जिसे स्लो मोशन में पिक्चर ली गई है, जिससे जैसे ही पिन मारी तो वो फटा, जिससे आपको गैस नजर तो नहीं आ रही लेकिन उसके सिम्टम नजर आ रहे हैं कि प्रेशर से कोई चीज निकल रही है। ऐसा ही जनाब? बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब गैस भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है। हम तो जगह जगह मैटर से घिरे हुए हैं। और मैटर और एनर्जी की स्टडी है, यूनिवर्स की स्टडी का नाम साइंस है। तो हम तो बनफ्स नफीस खुद साइंस है, यानी हम तो अगर अपने ऊपर स्टडी करने जाए तो साइंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस वजह से हम पहले साइंस को समझ रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री पे शिफ्ट होंगे कि भाई साइंस में ऐसी क्या चीज है केमिस्ट्री जिसे पढ़ना लाजिम है और जिसको लोगों ने इतना टेंशन देके बनाया हुआ है केमिस्ट्री पढ़नी। 5 मिनट रहते हैं ना, तो मैं जरा कुछ बातें जरा तेजी से कवर अप करता हूँ ताकि आज सही तरीके से क्लास एंड हो। एकदम से इंशाल्लाह कहते हुए क्लास एंड ना हो जाए, बड़ा मसला हो जाएगा मेरा एंड बेटा। सही? प्लाज्मा ये समझना जरा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ध्यान में रखना, प्लाज्मा इज नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लेनेट अर्थ पे नहीं पाया जाता, ये ज्यादातर जो यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है। इवन के जो स्टार्स है ना, स्टार्स जितने भी सैयारे सितारे, ये सब प्लाज्मा है, ध्यान में रखना। और इसकी शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन क्या है? हाईली एनर्जेटिक चार्ज्ड गैसेस, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली चार्ज्ड गैसेस जिनमें करंट पाया जाए। ऐसी गैसेस जिनमें करंट पाया जाए, जिनमें चार्ज पाया जाए, वो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। बातें समझ में आ रही?
जैसे मैंने आपको स्टार्स और गैलेक्सी की पिक्चर दिखा दी, जगह नहीं है मेरे पास तो लिहाजा ऊपर आ रही है पिक्चर आपके पास। अच्छा, एक और बड़ी काम की बात, आपने ने नियॉन साइंस कहते हैं या साइन लाइट कहते हैं, आपको ओपन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस ओपन पे मत जाइएगा, सब पहले इस इमेज को देख लें। ये ओपन जिस चीज से लिखा है ना, जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भरी हुई है, वो है बेसिकली प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? और ये गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये इनके कलर है। हीलियम जो है वो थोड़ा ब्रिक रेड कलर से जलता है, नियॉन नियॉन लाइट भी कहते हैं इसे, आर्गॉन ब्लूइश होता है, जीनॉन पर्पल होता है, और सॉरी डार्क ब्लू होता है, क्रिप्टॉन पर्पल होता है। आपको कलर नजर आ रहे हैं? तो ये गैसेस हैं जिन्हें चार्ज अगर कर दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? यही वजह है कि जितनी भी यूनिवर्स से बाहर की चीजें हैं वो सब प्लाज्मा है, क्योंकि उनमें चार्ज पाया जाता है। EMR एक टर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थोड़ी हैवी टर्म है आपके लिए, इससे डरिएगा नहीं, बस सुन लें कि जो भी हाईली एनर्जेटिक चार्ज गैसेस हैं वो सब क्या कहलाती हैं? प्लाज्मा। और हमारा जितना भी यूनिवर्स है, प्लेनेट अर्थ को छोड़े, जितना भी यूनिवर्स है उसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस इतना नहीं पाया जाता, उसमें ज्यादा परसेंटेज में कौन सी चीज पाई जाती है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। अराउंड 90% तक पाया जाता है, यानी प्लेनेट अर्थ के बाहर ज्यादातर क्या चीजें? प्लाज्मा है, और प्लेनेट अर्थ में सब मिक्स पाया जा रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा मिक्स। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? इसके बाद जो फिफ्थ स्टेट है ना, दोबारा मैं क्लियर कर दूं, हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड और गैस पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड लिक्विड और गैस पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा और बोथ आइंस्टाइन पार्टिकल ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर में शामिल होते हैं, तो हमने आपसे डिस्कस कर दिया। कहीं आगे जाके आप कहीं किताब में पढ़ें या कोई आपके सामने डिस्कस करे तो आप ये ना समझें कि हमें पढ़ाया नहीं गया या हमें इस चीज से अवेयरनेस हासिल नहीं दी। बात समझ में आ रही है? अब जरा मैं तेजी से डिस्कस करता हूँ बोथ आइंस्टाइन पार्टिकल को, कंडेंसेट, इसे BEC भी कहते हैं, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट was created by scientists sorry in 1995 using a combination of lasers and magnets. लेजर्स और मैग्नेट्स के थ्रू एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनाया गया, जो आपके सामने रियल एक एक्सपेरिमेंट है जिसे समझना फिलहाल आपकी बस की बात नहीं। अभी समझ लें, दो मैग्नेट्स हैं और उनसे लेजर लाइट तो सबने सुना होगा पास की जा रही है, सही है ना? ये लेजर्स दिखा दी मैंने, ये मैंने एक मैग्नेट दिखा दिया, इनको आपस में कंबाइन करेंगे, इनकी रीडिंग्स जब हम लेंगे तो हमें जो स्टेट ऑफ पार्टिकल मिलेगा वो कौन होगा, स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा वो कौन होगा? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। रिसर्च बेस्ड पार्टिकल है। हर लेजर के बदलने पे इसकी इंटेंसिटी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, मैग्नेट के बदलने पे इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये सब रिसर्च है, इस पर रिसर्च की जा रही है। और पार्टिकल्स के पीछे में इंसान पड़े हुए कि हम जांच पड़ताल करें। ध्यान में रखिएगा, इंसान दो चीजों के पीछे पड़ा हुआ है। एक सबसे छोटा जर्रा मालूम करने के पीछे पड़ा हुआ है अब तक, जिसे हम रिसर्च कहते हैं कि भाई हम बने किससे हैं, पूरी कायनात सबसे छोटे जर्रे किससे बनी है, हम उसे एटम कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपने नाम सुना होगा। क्या और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं? ये सारी डिस्कवरीज में इंसान पड़ा हुआ है। जब आप छोटे हैं, अभी भी आप खराब छोटे ही हैं, जब आप मजीद छोटे थे तो आपको जब कोई टॉय दिया जाता था आप उसे तोड़ देते थे, आप देखते थे भाई बना किससे, आप उसके स्क्रू से खेलना शुरू कर देते थे। तो इंसान काम इस चीज पे करता है, इंसानी फितरत ही यही है कि वो जब सोचो फिक्र करता था वो बोलता है कि मुझे ओरिजिन बताओ कि ये चीज बनी किससे। तो जब यही वजह है कि मैटर तो हम सब हैं, लेकिन इंसान ने क्लासिफाई किया चीजों कि सॉलिड अलग हैं, लिक्विड अलग हैं, गैसेस अलग हैं, प्लाज्मा अलग है। और जब ये क्लासिफाई कर लिया तो कहा भाई अब हम मैटर बनाना भी शुरू करते हैं, तो उसे बोथ आइंस्टाइन पार्टिकल का नाम दे दिया। अभी और डिस्कवरीज भी जारी है, हो सकता है आपकी रहती जिंदगी में कई पार्टिकल सामने आ जाए। तो ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सबको बातें समझ में आ रही हैं? तो आज की क्लास का हमारा जो टारगेट था वो हुआ वाइंड अप। कैसे? हमने क्या कहा था, हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे साइंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बात सबको समझ में आ रही है। फिर हमने कहा मैटर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बारे में हमने पढ़ा, उसकी सारी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, ये बता भी दिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़नी ही पढ़नी है आपने। प्लाज्मा और बोथ आइंस्टाइन पार्टिकल की नो हाउ अगर आपको है तो उसका मतलब आप सही डायमेंशन में जा रहे हैं। आगे चल के जब आप कभी यूनिवर्सिटी में गए और आपका दिल करा कि आओ चलो रिसर्च करते हैं, आओ चलो PhD करते हैं, आओ चलो डबल PhD करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, आओ लेजर पे काम करते हैं, और प्लाज्मा पे काम करते हैं, हो सकता है वो बोथ आइंस्टाइन पार्टिकल हटा के आप अपना नाम डाल दें, वरुण कुमार पार्टिकल पे हम ये नाम लिखा हुआ ये नजर आ रहा है बेटा, इस पे काम करते हैं, तो इसी तरह काम होगा। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है जनाब? आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। घर पे रहिए, सलामत रहिए, और जो आपकी क्यूरीज हैं वो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए बाकायदा एक क्लास अलग से रख लूँ, ताकि वो 15-20 मिनट की क्यूरीज हो, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि एंड में जल्दबाजी में 1 से 2 मिनट में सवाल खैर ख्वास नहीं होते।
ध्यान में रखिएगा कि आपने चीजें नोट डाउन की होंगी, जो चीजें भी आपने नोट डाउन की हैं उन पे आज की डेट जरूर लिखें, आज का डे जरूर लिखें और लेक्चर नंबर भी जरूर लिखा करें ताकि आपको याद रहे कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा है। और अपना केमिस्ट्री का रजिस्टर एक अलग बनाएं कि कभी आगे चल के इंशाल्लाह जैसे ये पेंडेमिक जो है उससे हम रिलीफ हासिल करते हैं भाई, तो हम जब अपनी रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो आपके पास आपका रजिस्टर मेंटेन हो, फिर हमें ये बात ना करना पड़े भाई कि काम लिखा हुआ है वो तो सर हमने नहीं लिखा था, वो तो सर हम लेक्चर सिर्फ कंडक्ट कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो बाकायदा से एक अपने रजिस्टर या कॉपी अलग कर लें उस केमिस्ट्री की, और डेट वाइज और डे वाइज आपको टाइमिंग पता है। जो भी काम की चीजें जिसमें मैं नोट डाउन करने को कहूँ, जैसे डेफिनेशन पे पॉज लिया मैंने, कुछ काम की बातों पे मैंने पॉज लिया, वो आप नोट डाउन कर लें ताकि आप घर में बैठ के कम से कम उसे दोहराते रहे। बातें क्लियर है? आज के लिए वीडियो इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें।